हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कहा भी था कि आज का जो लेक्चर है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का होगा। अब देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों ने अपने 12th क्लास के अंदर भी जरूर पढ़ा होगा, और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि किसी भी एक इंस्टेंट पर मोमेंट या पोजीशन दोनों की वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो सकती। यदि मोमेंट सही है तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं होगा। ये वाला प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हो, इसी को हमें पढ़ना है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो पहले तो हमें इसका जो ये बेसिक सा डेफिनेशन है इसको डिस्कस करना होता है। साथ ही साथ इसमें जोड़ दिया जाता है एनर्जी, टाइम को, और एंगुलर मोमेंटम, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको भी। फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसका एक और फिनोमिना होता है, एक और इसका एप्लीकेशन होता है जिसमें हम मीन डेविएशन को निकालते हैं, पर उसके लिए फिर हमें ऑपरेटर फॉर्मलिज्म जो होता है, जो मेनली क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट हो जाता है, वो आना चाहिए। तो इसको हम 2 बार में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के ये वाले चैप्टर को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। आज का जो लेक्चर है इसमें हम वो जो इसका बेसिक सा फॉर्म होता है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जब हम ऑपरेटर फॉर्मलिज्म स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जब हम ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर जब हम एक्सपेक्टेशन को पढ़ लेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो उसके बाद फिर वो हम डेविएशन वाला जो है वो भी हम निकालेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, हाँ जी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टार्ट किया जाए तो बेसिक सा फॉर्म जो आप लोगों ने पढ़ा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने पढ़ा है सबने। और ये क्या कहता है कि किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर, हाइजेनबर्ग ने बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया, किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर मोमेंट और पोजीशन दोनों की वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट, मोमेंटम एंड पोजीशन both cannot be accurate, both cannot be accurate at a time, एक ही टाइम पर दोनों एक्यूरेट नहीं हो सकते। यदि मोमेंटम एक्यूरेट है तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं होगा, और अगर पोजीशन एक्यूरेट है तो मोमेंटम एक्यूरेट नहीं होगा। फिर हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते थे, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 पाई, एच कट अपॉन 2, सॉरी, क्या लिखते थे? एच कट अपॉन 2, एच कट अपॉन 2। अब ये मैंने एक्स डायरेक्शन में लिया है तो इसलिए इसको डेल्टा एक्स लिख दिया, वाई में लोगे तो डेल्टा वाई लिख दोगे, जेड में लोगे तो डेल्टा जेड लिख दोगे। ये जो एच कट है, एच कट, ये हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से ले लेते हैं। कई बार हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, कई बार हम इसको लिख लेते हैं एच अपॉन 2 पाई। अच्छा, यहाँ जो एच कट अपॉन 2 लिखा है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट। तो यहाँ पर कई बार हम एच कट भी लेते हैं और कई बार एच कट बाई 2 भी लेते हैं। तो इट इज डिसाइडेड और इट इज बेस्ड ऑन आवर कंफर्ट कि न्यूमेरिकल में हमारा आंसर किससे सेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके बेस पे हम ये ले लेते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन आवर कंफर्ट, बेस्ड ऑन आवर कंफर्ट, ये हमारे कंफर्ट के ऊपर है। मतलब ऐसा कोई इसके पीछे साइंटिफिक वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है कि यही वैल्यू क्यों ले रहे हैं। ये जो एच कट है, एच कट, इस एच कट की वैल्यू भी फिक्स है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल करने में जब प्रॉब्लम आएगी, अगर एच अपॉन 2 पाई रख के आप वैल्यू निकालोगे तो लंबे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना, 1.054 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसके एच कट की वैल्यू याद रखना। अब ये जो फॉर्मूला है इसको एलोबरेट करके, यानी कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, इसको एनर्जी के लिए और मोमेंटम के लिए भी लिखा। तो यही फॉर्मूला जो है इसको हम एनर्जी के लिए भी लिखते हैं, तो इसको बोल देते हैं एनर्जी का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब इसको हम एनर्जी के लिए लिखते हैं तो इसको लिखते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। तो ये हो जाता है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम। आंख में गड़बड़ हो रही है आज थोड़ी सी। इन एनर्जी एंड टाइम
एनर्जी एंड टाइम, और इसी को हम मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिखते हैं। तो मोमेंटम के लिए लिखते हैं डेल्टा एल, एंगुलर मोमेंटम है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा या डेल्टा फाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। तो अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में घुसना नहीं है। अच्छा, ये जो वेरिएशन आ रहा है वैल्यूज़ के अंदर, तो ये वैल्यूज़ के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़, जो भी क्वांटिटी की हम बात करें, चाहे एनर्जी, चाहे टाइम, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चाहे एंगुलर मोमेंटम है, इसमें जो ऑब्जर्वर है या जो ऑपरेटर है उसकी स्किल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं कुछ मेजर कर रहा हूँ, तो मैं ये ना मैं मान के बैठ जाऊँ कि वो साहब मेरे से गलती हो रही है, ये तो गलत हो नहीं सकता। ये इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएशन देंगे ही देंगे, है ना। ये आपकी कोई गलती नहीं है, कहीं आप अपने आप को ब्लेम करो कि अरे यार क्या ये हो गया, ये तो, पर ऐसा नहीं है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक। तो अब ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके वैलिडेशन में कुछ थ्योरीज भी दी गई, कंसेप्ट भी दी गए। वो थ्योरीज लंबी चौड़ी थ्योरी होती है, हमें पढ़नी भी नहीं है, कंसेप्ट है वो पूरे। हमें तो ये जानना है कि कौन कौन से वैलिडेशन इसके कंसेप्ट इसके सपोर्ट में दिए गए। तो इसके सपोर्ट में एक आया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन निकालते हैं माइक्रोस्कोप से, कौन सा माइक्रोस्कोप जो गामा रेज को एमिट करता है, यानी कि फोटोन वाला, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन निकालते हैं, तो वो इसके वैलिडेशन में आता है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन का जो डाइफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन हो रहा है स्लिट से, सिंगल स्लिट से, वो इसको वैलिडेट करता है। तो वैलिडेशन, देयर आर टू experiments in the support of Heisenberg uncertainty principle। तो दो कौन कौन से हैं इसके सपोर्ट में, एक है कौन सा, माइक्रोस्कोप से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को डिसाइड करना। तो कंसीडरेशन और कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माइक्रोस्कोप कौन सी वाली, गामा रेज माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो इसके सपोर्ट में हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, वो आता है डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल स्लिट, डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नैरो स्लिट, डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नैरो स्लिट। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं या एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जो इसके सपोर्ट में किए जाते हैं। आप लोगों ने लैब में शायद किए भी होंगे या आपने लैब एक्सपेरिमेंट में पढ़े भी होंगे। इसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस के बेस पर कुछ जो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे उनको पहले से यहाँ पर बता दिया जाता है कि हाँ वो आगे जो तुम थ्योरी पढ़ोगे, मतलब या जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन की जो रेडियस हम निकालते हैं, हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम जो निकालते हैं, इसी तरह से जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो निकालते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को वैलिडेट करता है कौन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उनको हम इसके एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग, इसके एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में सबसे पहला इसका आता है कि ये थ्योरी ये बताती है या इस बात को सही सिद्ध करती है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। इस बात को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सपोर्ट करता है। कैसे करता है कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, और वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल के आती है वो आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी आती है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बीटा डिके जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो लगभग 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसके पास कम से कम एनर्जी होनी चाहिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जबकि बीटा डिके के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, तो पहला तो एप्लीकेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट reside inside the nucleus। तो इसके लिए थोड़ी चीजें मैं लिख देता हूं, वो आप याद रखना, आपको काम आ सकती है, पूछा भी जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the nucleus should be 20 mega electron volt, but according to beta decay energy of electron is 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बात से हमें पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते। फिर दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या आती है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इनके पीछे पूरी थ्योरी है ना, पूरे डेरिवेशन है, वो करने का कोई सेंस है नहीं, आपको सीधा रिजल्ट पता होना चाहिए। तो जो रेडियस निकल के आती है वो कितनी आती है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो रेडियस आती है। और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है एटॉमिक जो हाइड्रोजन एटम की आती है वो आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है। ये आप एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी ये बात सही निकल के आ रही है कि जो आप एटॉमिक फिजिक्स के अंदर निकालते हो वो सही है। फिर तीसरा जो इसके अंदर एप्लीकेशन आ जाता है, वो तीसरा एप्लीकेशन आता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होती है? h कट ओमेगा अपॉन 2, है ना, कि जब n की वैल्यू 0 भी रख दो तो उस केस में भी इसकी वैल्यू होती है h कट ओमेगा अपॉन 2, यानी कि 0 पर भी एनर्जी 0 नहीं होगी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए पढ़ा हुआ है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पढ़ा हुआ है। हाइजेनबर्ग भी इस बात को सपोर्ट करता है। फिर फोर्थ आता है इसमें नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, या जब भी कोई पार्टिकल लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, तो वो कुछ टाइम तक उस हायर स्टेट के अंदर रहेगा। तो वो टाइम जिस टाइम के लिए वो हायर स्टेट में रहता है उस टाइम को कहते हैं लाइफ टाइम। जनरली ये जो लाइफ टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, जनरली ये लाइफ टाइम जो है वो -10⁻⁻8 सेकेंड्स का होता है।
तो वो जितने टाइम तक वहाँ रहता है और फिर वापस से किस में आ जाता है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो वो जो उस टाइम पीरियड के दौरान जो विड्थ आती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको कहते हैं नेचुरल विड्थ। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 हम करके इसको लिखते हैं। अब हमने ये पढ़ा होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, ऐसा पढ़ा होता है। तो यहाँ से डेल्टा ई अगर हमें लिखना है तो इसको हम लिखेंगे एच डेल्टा न्यू। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है एच डेल्टा न्यू, ये हो जाता है डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये एच अपॉन 4 पाई लिख दिया मैंने, एच कट को लिख दिया एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ एच से एच कैंसिल आउट हो जाता है, तो डेल्टा न्यू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये हमारे पास रह जाता है। अब ये जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी, इस डेल्टा टी को हम कहते हैं लाइफ टाइम, इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम में जब कोई पार्टिकल लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, जितनी देर वो हायर स्टेट में रुका है उसको हम उसका लाइफ टाइम कहते हैं। और ये जो डेल्टा न्यू है, इसको हम नाम देते हैं नेचुरल विड्थ। इसको हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल विड्थ, जो कि हम फॉर्मूला में करेंगे भी। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जैसा कि मैंने कहा आपको सेकंड, इसका एक मिनट रुको यार, सेकंड इसका जो पार्ट आता है जिसमें हम ऑपरेटर फॉर्मलिज्म यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट है वो सारे यूज करते हैं। तो वो हम केवल तभी कर पाएंगे जब हमें उन चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। हालांकि आपको होगा, पर मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले आपको फॉर्मलिज्म वाला पढ़ाऊंगा, ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के बाद फिर वापस से एक बार हम हाइजेनबर्ग को डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हमें पूछा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक साहब, हमें पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये तो ऑर्डर निकालना है, वैल्यू तो निकालनी है, ऑर्डर निकालना है। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो है 5 फर्मी, तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है 5 फर्मी। तो जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2r। जनरली जो उसका डायामीटर है उसको हम डेल्टा एक्स कंसिडर करके चलते हैं। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 फर्मी। एक फर्मी का मतलब हो जाता है 10⁻⁻15, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻15, ये हो गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 4 पाई। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने की हुई है तो मैं बताता जाऊंगा आंसर आपको। तो डेल्टा पी आप सबसे पहले यहां से निकाल लोगे, तो एच कट अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर रखोगे, एच कट की वैल्यू आप यहां रखोगे। तो एच कट की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 1.054 × 10⁻34, उसके बाद 4 पाई, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप ये रख दोगे 10 × 10⁻⁻15, ये वैल्यू रख दोगे। यहां से आपको फॉर्मूला लगाना है एनर्जी का, तो E इक्वल्स टू लगाना है आपको p² अपॉन 2m। ये जो भी आप डेल्टा P की वैल्यू निकालोगे वो यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रखना है 9.1 × 10⁻31। अच्छा, यहां पर फिर इसको किलो, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करोगे और P की वैल्यू यहां से उठाकर ले जाओगे। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ ये बन जाएगा 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मतलब पॉइंट्स में आंसर आएगा, फिर उसको मेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 100 मेगा वोल्ट और आगे कुछ वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन चाहिएगी, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे सीधी सीधी कैलकुलेशन तो आपको दिख रहा है साफ साफ होगी नहीं, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर चाहिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा तो ये करोगे, अदरवाइज तो फिर आसपास का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। पर ये क्वेश्चन ना करो तो फिर आपकी मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन करने भी जरूरी है, मतलब आपको आने चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ 4.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। एनर्जी हमें दी हुई है 4.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E की जो वैल्यू है वो है 4.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.4 × 10⁻3।
अब एनर्जी इक्वल्स टू होता है अंडर पी इक्वल्स टू मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होता है पी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 me। तो पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और ई की वैल्यू कितनी हो गई 4.4 इंटू 10 पावर 3, ये रूट में है। तो यहाँ से आप मोमेंटम जब निकालेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू आएगी 3.57 इंटू, अच्छा ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व हो कराएगा यहाँ से मोमेंटम 3.57 इंटू 10 पावर माइनस 23, ये मोमेंटम आ गया। आपको क्या दिया है, इफ इट इज इट्स पोजीशन इज लोकेटेड, पोजीशन जो है वो दी है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दी है। हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो सबसे पहले तो हम जो डेल्टा पी है वो निकाल लेंगे, कैसे, एच कट, भाई हमारा फॉर्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डेल्टा पी की, ये पी आ गया है तो ये निकालेंगे 2 डेल्टा एक्स, तो यहाँ से एच कट की वैल्यू 1.054 इंटू 10 पावर माइनस 34 अपॉन 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10 पावर माइनस 10। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आती है 4.7 इंटू 10 पावर माइनस 25। हमें पूछा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन पी। तो डेल्टा पी की वैल्यू हो गई 4.7 इंटू 10 पावर माइनस 25, ये डेल्टा पी की वैल्यू हो गई, और पी की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है कितनी 3.57 इंटू 10 पावर माइनस 23। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपके पास आता है 1.34% आता है एग्जैक्टली। अब 1.34 तो यहाँ पर कहीं पर भी है नहीं, तो उसके नियर अबाउट आंसर जो है 1.2%, ये हम आंसर में ले लेंगे, ठीक है। इसके नियर अबाउट का जो आंसर है 1.2%, इसको हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एटॉमिक स्टेट हैज लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम दिया हुआ है, लाइफ टाइम का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। लाइफ टाइम दिया है कितना 10 नैनो सेकेंड, तो डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू दे दी, और ये वैल्यू कितनी है 10 नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 9 सेकेंड्स। व्हाट इज द नेचुरल लाइन विड्थ, हमें नेचुरल लाइन विड्थ बतानी है, तो लाइन विड्थ के लिए क्या करोगे, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। डेल्टा ई को आप लिख दोगे एच डेल्टा न्यू, ये हो जाएगा डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। यहां से डेल्टा न्यू निकालना है आपको, डेल्टा न्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई और डेल्टा टी। अब डेल्टा न्यू 1 अपॉन 4 पाई डेल्टा टी, तो वैल्यूज रखो 4 इंटू 3.14 और डेल्टा टी की वैल्यू 10 नैनो सेकेंड, यानी कि 10 इंटू 10 पावर माइनस 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 7.96 किलो हर्ट्ज, ये आंसर आएगा। अब ये आंसर हमें कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसके आसपास का आंसर जो बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है 10, यहाँ पर मेगा हर्ट्ज भी नहीं बैठ रहा है, तो ये सारे ऑप्शन गड़बड़ है ना। तो इस ऑप्शन को आप सही कर लो, इसको, इस ऑप्शन को सही करके आप 8 किलो हर्ट्ज कर दो, 8 किलो हर्ट्ज, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें मीसोन हैज लाइफ टाइम 10 पावर माइनस 22 सेकेंड्स, द व्हाट टू व्हाट एक्यूरेसी कैन इट्स रेस्ट मास बी नोन। तो लाइफ टाइम हमें गिवन है, लाइफ टाइम डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 10 पावर माइनस 22 सेकेंड्स। तो सबसे पहले यहां से ई निकाल लेते हैं हम, डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच कट कितना है 1.054 इंटू 10 पावर माइनस 22 टू डेल्टा टी कितना है 10 पावर माइनस 22। अब यहां से ई निकलने के बाद ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.054 इंटू 10 पावर माइनस 22 नहीं, ये 34 है, 34, ये 34 कर लो इसको, ये है 34 और ये भी है 34 2 इंटू 10 पावर माइनस 22। एम नॉट इजक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी रखनी है 3 इंटू 10 पावर 8, इसका कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16।
तो ये हो जाएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻34। ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.58 इंटू 10⁻⁻29 kg। ये आंसर आता है। तो किस ऑर्डर का है, तो ये किस ऑर्डर का बन रहा है, ये 10⁻⁻29 kg ऑर्डर का बन रहा है। यानी कि हमारे पास सही जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻⁻12 सेकेंड। व्हाट इज द प्रोबेबल अनसर्टेनिटी इन फ्रिक्वेंसी ऑफ गामा रेज। फ्रिक्वेंसी में प्रोबेबल अनसर्टेनिटी बतानी है हमें, है ना। किसमें, फ्रिक्वेंसी में हमें प्रोबेबल अनसर्टेनिटी बतानी है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें करना क्या है, वही डेल्टा न्यू की वैल्यू निकालनी है फ्रिक्वेंसी की। तो E वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा E डेल्टा T ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2। तो यहां से हो जाएगा h डेल्टा न्यू डेल्टा T ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो h तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ से हटा दो h को। तो ये बनेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा न्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 पाई और डेल्टा टी। तो डेल्टा न्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 पाई, 4 पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा टी कितना रखना है, 10⁻⁻12 ये रखना है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1/2 और ये बनेगा 10⁻12। तो ऑर्डर कितना आ गया, 10⁻12 हर्ट्ज का। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, बी आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7। पोजिशन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पोजिशन में अनसर्टेनिटी बतानी है। हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2। डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं mv, तो ये हो जाएगा m डेल्टा v डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2। डेल्टा v की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻7 और m इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वैल्यू हमें पता ही है। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 2 m डेल्टा v। तो यहां से डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻⁻34, 2m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और डेल्टा v की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से डेल्टा x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो आती है 0.05838 सॉरी। तो ये वैल्यू आती है 0.038 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.038 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 nm। 300 nm की वेवलेंथ है। इफ दिस वेवलेंथ इज नोन टू बी एक्यूरेट। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी हुई है डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, ये वैल्यू गिवन है 0.0001%। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 0.00001 ऑन, ये 100 भी हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा, 10⁻⁻6 बन रहा है। ठीक है, अच्छा। तो अब हमें यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करना है फोटोन की वेवलेंथ के लिए। हम ये लिख सकते हैं P इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। तो डेल्टा P अनसर्टेनिटी इन लोकेशन निकालना है। क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन लोकेशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेशन निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा P डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले डेल्टा P बनाए इसको। तो डेल्टा P हम कैसे बनाएंगे, डेल्टा P बनाने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा बनेगा डेल्टा लैम्बडा ऑन लैम्बडा, ये बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये बनेगा h अपॉन लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा
डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको आप एच अपॉन 4 पाई लिख दोगे। तो क्या होगा, एच से एच ये कैंसिल हो गया। आपको चाहिए डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स बनेगा लैम्बडा अपॉन 4 पाई, और ये उलट जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा। अब लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 10⁻⁻6 है, तो लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा हो जाएगा 10⁻6। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 300 नैनो, नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁻9 अपॉन 4 पाई, यानी कि 4 इंटू 3.14, और ये वैल्यू होगी 10⁻6 हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन बनेगा 23.9 mm। ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तुम कर लेना इनको, है ना। 23.9 mm आंसर आएगा, और ये जो है ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.1, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, अगर हमें वेवलेंथ मेजर करना है तो वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज की होनी चाहिए, है ना। तो मीजरेबल वेवलेंथ, मीजरेबल वेवलेंथ, मीजरेबल वेवलेंथ should be equal to size of object, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ऑफ शार्पली डिफाइंड सिंगल वेवलेंथ लैम्बडा, सिंगल वेवलेंथ लैम्बडा, देन इट्स पोजीशन इज कंप्लीटली अनसर्टेन। पोजीशन जो है इसकी कंप्लीटली क्या होगी, अनसर्टेन होगी, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव पैकेट लाइक ड्राइक डेल्टा फंक्शन, ड्राइक डेल्टा फंक्शन में क्या होता है, एक पीक आता है, ऐसे सर्टेन पीक आता है और फिर ऐसे आता है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो अपनी वैल्यू मैक्सिमम देता है, और बाकी x की हर वैल्यू के लिए 0 वैल्यू देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट्स मोमेंटम इज कंप्लीटली अनसर्टेन, मोमेंटम कंप्लीटली क्या होगा, अनसर्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन वही है जो मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ गामा फोटोन, तो वही डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है, h अपॉन 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया, 1 पार्ट इन मिलियन का मतलब है वही डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 10⁻⁻6 दी हुई है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, आंसर इसका बी आएगा, बी। इसको सॉल्व कर लेना भाई, सेम क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ ये तुम्हें। नेक्स्ट पे आओ। ये भी वही है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होनी चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ, तो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आएगा। नेक्स्ट, द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड एटॉमिक स्टेट इज 0.33 म्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.33 म्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टाइम निकालना है। तो डेल्टा ई फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। तो टाइम जो होगा वो होगा 1.054 10⁻⁻34 टू डेल्टा ई, डेल्टा ई की वैल्यू 0.33 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हटाओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा 1 इंटू 10⁻⁻9 के आसपास बनेगा, यानी कि नैनो सेकेंड्स। तो ये आंसर आ जाएगा कौन सा, सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको 2 पार्ट में हम इसको करेंगे, पहला पार्ट हमने इसका आज कर लिया, सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे जब हम जो ऑपरेटर्स हैं क्वांटम के अंदर वो पढ़ लेंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑपरेटर्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, ऑपरेटर हो गया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन ऑपरेटर, जो नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसमें 3-4 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 3 दिन मान लो। और फिर उसके बाद बॉक्स 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, यानी कि अगले 7 दिन कम से कम मान के चलना, उसमें हम ये पूरी क्वांटम जो है वो कवर करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।